Students, we have finished our 2 chapters. Number 1 the crystal field theory वाला चैप्टर, और नंबर 2 हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो 2 चैप्टर अपने पूरे हो गए थे. मैंने आपको पूरी डिटेल में हर चीज़ समझा के और फाइनली अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर भी अपने सॉल्व किए थे. राइट नाउ टुडे आई विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, यानी कठोर तथा मृदु, अम्ल और क्षार, है ना. उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे HSAB. ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस. ओके, तो सबसे पहले देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा. अर्लेंड, चैट एंड डेविस. क्या वर्ड बोला मैंने? अर्लेंड, चैट और डेविस ने क्या नोट किया कि कुछ खास किस्म की मेटल्स, ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास किस्म की मेटल कुछ खास किस्म के लिगेंड के साथ में ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है. गॉट इट? सबसे पहले अर्लेंड, चैट और डेविस नाम के साइंटिस्ट ने नोट किया कि कुछ खास किस्म की मेटल कुछ खास किस्म के लिगेंड के साथ में ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है. राइट, तो उन्होंने ये देखा कि क्या बात है कि कुछ लिगेंड्स कुछ मेटल के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, मेटल्स को और लिगेंड्स को 2 भागों में बांट दिया. कैसे बांट दिया? नंबर 1 क्लास ए मेटल्स, क्लास ए मेटल्स, ओके, और क्लास बी मेटल्स. क्या वर्ड बोला उन्होंने? वर्ग ए की धातुएं और वर्ग बी की धातुएं. इसी तरह से लिगेंड्स को 2 भागों में बांटा, क्लास ए लिगेंड्स, ओके, एंड क्लास बी लिगेंड्स. ओके, क्लास ए की लिगेंड, वर्ग ए की लिगेंड और वर्ग बी की लिगेंड. राइट, और उन्होंने क्या क्या नोट किया? उन्होंने ये नोट किया कि क्लास ए की मेटल क्लास ए की लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ओके, और इसी तरीके से क्लास बी की जो मेटल्स होती है वो क्लास बी की लिगेंड के साथ में ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, स्थायी संकुल बनाते हैं. राइट, तो आप इस बार फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ. सबसे पहले हिस्ट्री में अगर हम जाएँ तो हमने देखा कि अर्लेंड, चैट और डेविस नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो कुछ खास किस्म की मेटल्स होती है वो कुछ खास किस्म के लिगेंड्स के साथ में ही स्थायी संकुल बनाती है. ओके, और इसी आधार पर उन्होंने मेटल को 2 भागों में बांटा, वर्ग ए की धातुएं, वर्ग बी की धातुएं. इसी तरह लिगेंड्स को भी बांटा, वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड. राइट, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो वर्ग ए की मेटल है वो वर्ग ए के लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वर्ग बी की जो मेटल होती है वो क्लास बी की लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है. ए बी के साथ और बी ए के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती. राइट, तो हम जरा आगे देखेंगे एक चीज़, और मैं आपको बता ही देती हूँ अभी से ही, वो ये कि शुरू में ये जो हिस्ट्री थी उसमें तो उन्होंने मेटल और लिगेंड बांटा है ना. अब आप ये देखिएगा कि आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है वो किस किस से मिलकर बना है? मेटल से और लिगेंड से, है ना. तो जो मेटल है बेसिकली वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है, और लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना भाई. तो हम ये कह सकते हैं कि जो शुरू में जो हिस्ट्री थी उसमें तो हमने ये वर्ड लिया यूज़, क्लास ए की मेटल और क्लास बी की मेटल, है ना. लेकिन बाद में जाकर के जो रिवाइज टर्म आई वो मैं आपको भी बता देती हूँ, वो पियर्सन ने दी थी. पियर्सन ने क्या बोला था कि जो मेटल्स होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या कहलाता है बताइएगा? एसिड कहलाता है ना. और जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो वो आपके हो गए क्या? बेसिस हो गए. क्लियर है? बोलो. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक नई टर्म भी बाद में इंट्रोड्यूस होगी, और वो क्या होगी? क्लास ए की जो मेटल्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे बताइएगा? उसको हम कहेंगे एसिड्स. मेटल्स क्या कहलाएंगी? सारी की सारी मेटल्स कहलाएंगी एसिड्स, और सारे के सारे लिगेंड्स क्या कहलाएंगे? बेसिस, है ना. तो इस चीज टर्मिनोलॉजी को मैं आगे आपको और क्लियर करूंगी, हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं. बहुत ही क्लियर कट मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि अर्लेंड, चैट एंड डेविस ने देखा कि कुछ खास मेटल्स कुछ खास लिगेंड के साथ ही कंपाउंड बनाती है, और उन्होंने मेटल को 2 भागों में बांटा, क्लास ए की मेटल और क्लास बी की मेटल. इसी तरह से लिगेंड्स, क्लास ए के लिगेंड, क्लास बी के लिगेंड, क्लास ए की मेटल क्लास ए के लिगेंड के साथ, और क्लास बी की जो मेटल होती है क्लास बी की लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है. राइट, अब हम पहले एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लास ए की मेटल में कौन कौन आ रहा है
और क्लास बी की मेटल में कौन कौन आ रहा है। आप मेरे साथ साथ इसको याद भी करिएगा और ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ओके, ताकि हम आगे पूरे चैप्टर को आराम से समझ सकें। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देती हूँ। देखिएगा क्या लिखा मैंने, क्लास ए मेटल्स, क्लास ए की धातुएं, ओके। फिर लिखा मैंने क्लास बी मेटल्स, क्लास बी की धातुएं, राइट। बस यहीं पर आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करिए और जो मैं लिख रही हूँ उसे ऑब्जर्व करिए, बाद में आप आराम से इसको याद कर पाएंगे, ओके। तो क्लास ए की मेटल में मैं क्या क्या लिख रही हूँ, ध्यान से मेरे साथ साथ चलिएगा और नोट करके रखिएगा। H+ से याद करिएगा, ओके। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस, यानी क्षार तथा क्षारीय धातु, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, क्षार तथा क्षार मृदा धातु आयन, ठीक है ना, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, ओके। क्लास इसी तरह से क्लास ए में आप क्या लिखेंगे, अगला लिखिएगा, इसमें आप लिखिए अर्ली मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, अर्ली मेंबर्स of lanthanide series and actinide series, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो प्रारंभिक तत्व हैं वो इसके अंदर आएंगे, ओके। इसके बाद में आप आ जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल इसका ले लीजिए, एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4, साथ साथ याद करिएगा, एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4, ओके। उसके बाद आप याद करिएगा क्रोमियम +3, आयरन +3 और कोबाल्ट +3, ये तीनों साथ में याद कर लीजिए, हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद में आप याद करिएगा, वापस यहाँ से शुरू करिएगा, टाइटेनियम 4, एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दो, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लियर है बोलो। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिएगा H+ यानी H+ आयन, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षार तथा क्षार मृदा धातु आयन, इसके अलावा अर्ली मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के सीरीज के जो शुरू के मेंबर्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या हायर होनी चाहिए, जिनकी की ऑक्सीकरण अवस्था +3 या उससे ज़्यादा हो, ओके। एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, क्रोमियम +3, आयरन +3, कोबाल्ट +3, फिर टाइटेनियम ऐसे याद कर लो, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ली, राइट। एक बार आप इसको एक बार सिर्फ ऐसे ही याद करिएगा, है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये +3 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। अब आप जरा इधर आइएगा, क्लास बी की मेटल्स में मैं लिख रही हूँ, याद करने का आपको आसान तरीका बताती हूँ, मेरे साथ साथ याद करिएगा कि आप इस तरह से याद करो, उसके वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक लेना ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, फिर कॉपर, निकिल, कॉपर और जिंक, ये फैमिली देखो आपको पता है ना। तो निकिल के नीचे कौन आता है, पैलेडियम और प्लेटिनम आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड आता है, जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी आता है। पहले एक बात बताइए, ये आपको आराम से याद है या नहीं है, इससे मैं आपको याद करवाऊंगी कैसे, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ओके। अब आप देखिएगा कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ और ऑब्जर्व करिएगा कि ये सारे इसमें नहीं आ रहे हैं, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ क्लास बी की मेटल्स, ओके। तो क्लास बी की मेटल में कौन कौन आ रहा है, देखिएगा, पैलेडियम +2, प्लैटिनम +2, कॉपर +1, सिल्वर +1, गोल्ड +1, कैडमियम +2, मरकरी +2, ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, ओके। आप देखिएगा ध्यान से कि सारे की सारी जो मेटल्स हैं ये आपकी इसके अंदर आ गई है, मरकरी +2 भी आएगी और आप चाहें तो मरकरी +1 भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्लियर है। तो आप यहाँ नोट करिए कि मैंने इसमें क्या लिखा है और कैसे लिखा है, दोनों क्लासेस को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और फिर नोट करिएगा। क्या अंतर नोट करते हैं आप नोट करेंगे कि इसमें जनरली जो भी मेटल्स हैं, नोट करिएगा क्या वर्ड बोल रही हूँ, इसमें जो भी मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली बहुत ही हाई होती है,
है या नहीं है? उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर आप नोट करिएगा ऑक्सीकरण अवस्था जनरली +2 या प्लस है, यानी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ही कम है। बोलो ये तो आप नोटिस कर रहे हो ना कि जनरली इसमें आप +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे और यहाँ पर आप +1 और +2 देखोगे, पहली बात। दूसरी बात आप ये नोट करिएगा कि इनमें डी लैक्टोज की संख्या बहुत कम है, नोट करिएगा इनमें डी लैक्टोज बहुत कम है, इनका आकार छोटा होता है। ये सब पॉइंट मैं आपको डिटेल में बाद में लिखवाऊंगी, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें डी लैक्टोनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और इनका आकार भी बड़ा होता है। या मैं एक वर्ड सिंपल सा यूज़ कर रही हूँ जो आप भी नोट करिएगा, और वो है कि जो क्लास ए की मेटल है वो लेस पोलराइजेबिलिटी होती है, ओके। क्लास ए की मेटल की जो ध्रुवणता होती है वो बहुत कम होती है, जबकि क्लास बी की जो मेटल्स की पोलराइजेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बात समझ गए? पोलराइजेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है कि जिनका छोटा आकार होगा वो आसानी से ध्रुवित नहीं होगा और जिनका बड़ा आकार होगा वो आसानी से ध्रुवित होगा। जिस पर आवेश ज़्यादा होगा तो उसकी ध्रुवणता कम होगी और जिस पर आवेश कम होगा वो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा। क्लियर है बोलो? तो मैं सिर्फ तुम्हें समझने के लिए ये बता रही हूँ, है ना। डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे, तो समझने के लिए आप कैसे याद रखोगे कि क्लास ए में जो आ रहा है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है, उनका साइज छोटा होता है, उनमें डी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इसलिए वो आसानी से ध्रुवित नहीं होते। जबकि क्लास बी की जो मेटल है उनमें वो मेटल आ रही है जिनकी ध्रुवणता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होने से वो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। तो आपको याद रखने के लिए मैंने कैसे बताया कि इसमें कौन कौन आएगा, पैलेडिनियम और प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, सिल्वर कॉपर और ये सब +1 आ रहे हैं, ये +2 आ रहा है और मरकरी +1 आ रहा है। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैंने टेबल लिखी है, बाकी आप इसमें से सारा याद करिएगा, ओके। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना। अब आप देखिएगा मैं जिस तरह से मेटल्स को 2 भागों में बांटा है, लिगेंड्स को भी 2 भागों में बांटा है इन्होंने। क्लास ए लिगेंड्स, क्या वर्ड बोला मैंने, क्लास ए के लिगेंड, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, क्लास बी के लिगेंड्स। समझ में आया? अब अगेन आप देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीका याद रखने का कि इनमें वो लिगेंड्स आएंगे जिनके अंदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन डोनर एटम हो। समझ में आया? यानी इनमें सारे वो लिगेंड शामिल होंगे जिनमें दाता परमाणु क्या हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो। जैसे आप कह सकते हैं वाटर, अमोनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर वो आएगा जिनमें डोनर एटम सल्फर या फॉस्फोरस हो। डोनर एटम यानी लिगेंड का जो दाता परमाणु होता है वो क्या हो, सल्फर या फॉस्फोरस हो, जैसे कि डाई एल्काइल थायोईथर या फॉस्फिन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ट्राई एल्काइल फॉस्फिन कह दो, है ना, या फॉस्फिन कह दो, ये सब क्या है, क्लास बी के लिगेंड है। क्लियर है? तो अगेन आप वही बात नोट करिएगा क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, साइज बहुत ही छोटा है और इसलिए ये लेस पोलराइजेबल है। बात समझ में आई, है ना। इनकी ध्रुवणता बहुत कम है क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा है। अब देखिएगा सल्फर कहाँ आता है बताइए, है ना। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, आप आराम से याद कर सकते हैं। और नाइट्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है। तो जिनमें सल्फर और फॉस्फोरस डोनर एटम है उनका आकार क्या है, बड़ा है। और जब आकार बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं वो आराम से ध्रुवित होगा। और ये जो डोनर एटम है दे आर मोर पोलराइजेबल। बात समझ में आई आपको, ये ज़्यादा पोलराइजेबल होते हैं और यही रीज़न है कि ये सब किस में आएंगे, क्लास बी के लिगेंड में, राइट। अभी मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी से कोरिलेट करना है आपकी बात को। तो आप देखिएगा कि जो क्लास ए में हमने नोट किया वो सब क्या है, कम पोलराइजेबल हैं और क्लास बी वाले ज़्यादा पोलराइजेबल हैं, चाहे वो लिगेंड हो चाहे वो मेटल हो,
राइट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे पियर्सन, ध्यान से सुनिएगा, पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कि पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने क्लास ए की मेटल को क्या कहा, हार्ड एसिड। देखिएगा मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा है, क्लास ए की मेटल को क्या नाम दिया, हार्ड एसिड। किसने दिया, पियर्सन ने दिया। गॉट इट। क्यों हार्ड दिया, जो आसानी से ध्रुवित नहीं हो, जो आसानी से ध्रुवित नहीं होता वो हार्ड है ना। और क्योंकि मेटल्स एसिड होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं, इसीलिए क्लास ए की मेटल को उन्होंने क्या कहा, हार्ड एसिड। बोलो समझ में आया। क्लास बी की मेटल को उन्होंने क्या कहा, हार्ड का ऑपोजिट बोलो, सॉफ्ट, सॉफ्ट एसिड। क्लियर है, बोलो मृदु अम्ल। क्यों, क्योंकि वो आसानी से ध्रुवित हो रही हैं। तो आप आराम से समझ गए होंगे। बताइए क्या क्लास ए के लिगेंड क्या कहलाएंगे, बताइए, हार्ड बेस। बोलो समझ में आया या नहीं आया। हार्ड बेस क्यों, क्योंकि आसानी से ध्रुवित नहीं होते इसलिए हार्ड है। बेस इसलिए क्योंकि ये लिगेंड है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इसलिए वो बेस कहलाते हैं। क्लियर है, बोलो। तो अब आप बताइए क्लास बी के लिगेंड क्या कहलाएंगे। गॉट इट, सॉफ्ट बेस, मृदु क्षार। क्लियर है, बोलो। तो अब मैं आपको फटाफट एक बार समराइज कर देती हूँ सारे पॉइंट्स को। क्या पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहली बात, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। सबसे पहले अर्लेन चैट और डेविस नाम के वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ खास किस्म की मेटल कुछ खास किस्म के लिगेंड के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं, और इस आधार पर उन्होंने मेटल को दो भागों में बांटा, क्लास ए की मेटल और क्लास बी की मेटल, क्लास ए के लिगेंड और क्लास बी के लिगेंड। फिर उन्होंने देखा कि जो क्लास ए की मेटल है वो क्लास ए के लिगेंड के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं, और क्लास बी की मेटल क्लास बी के लिगेंड के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं। राइट। अब हमने एक एक करके याद किया। कैसे याद किया, क्लास ए की मेटल में हम क्या क्या पॉइंट लेंगे, याद करना शुरू से वापस से। H+, ओके, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, क्षार तथा क्षार मृदा धातु आयन, अर्ली मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के प्रारंभिक तत्व, फिर एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4, क्रोमियम 3 आयरन 3 कोबाल्ट 3, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीज। ऐसे आप आराम से याद कर लोगे ना। सबसे पहले H+, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्ली मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, जिनकी की ऑक्सीकरण अवस्था +3 या उससे ज़्यादा हो। फिर एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4 एक साथ रख लो। फिर क्रोमियम आयरन कोबाल्ट को एक साथ रख लो +3 में। फिर टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज को एक एक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाते हुए रख लो। क्लियर है। उसके बाद तो आसान है सब कुछ याद करना। सॉफ्ट मेटल में हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा बना लिया ट्रांजिशन सीरीज। निकिल के नीचे पैलेडिनम प्लैटिनम, कॉपर के नीचे सिल्वर गोल्ड, जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी। फिर हमने क्या देखा कि पैलेडिनियम का +2, प्लैटिनम का +2, कॉपर सिल्वर गोल्ड के +1, ओके। फिर उसके बाद में क्या रह गया, कैडमियम और मरकरी का +2 और मरकरी का +1। ये सारे सॉफ्ट है ना। हमने क्या नोट किया कि जो क्लास ए की मेटल होती हैं उनके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होती है, उनके आवेश ज़्यादा होता है, उनका आकार छोटा होता है, और इसलिए वो आसानी से ध्रुवित नहीं होती, लेस पोलराइजेबिलिटी होती है। क्लियर है, बोलो। क्लास बी की मेटल का साइज बड़ा होता है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, और इसीलिए वो आसानी से ध्रुवित हो जाती है। ओके। अब हम आ गए थे क्लास ए के लिगेंड पे। क्लास ए में वो लिगेंड आते हैं जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन डोनर एटम हो, दाता परमाणु हो, और क्लास बी के लिगेंड में वो आता है जिसमें कि सल्फर और फास्फोरस डोनर एटम हो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, तो सल्फर और फास्फोरस का आकार बड़ा होता है, वो आसानी से ध्रुवित होते हैं, और यही कारण है कि ये दोनों आएंगे किसमें, क्लास बी के लिगेंड में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने एक अलग नाम दिया। उन्होंने क्लास ए की मेटल को
हार्ड एसिड कहा। हार्ड एसिड क्यों कहा? क्योंकि सारी की सारी मेटल एसिड होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। क्लियर है? और हार्ड इसलिए क्योंकि जो आसानी से ध्रुवित नहीं होता वो हार्ड है, कठोर है। और यही रीज़न है कि क्लास ए की मेटल हार्ड एसिड हुई तो क्लास बी की मेटल को सॉफ्ट एसिड कहा। क्यों? क्योंकि वो आसानी से ध्रुवित हो जाती है। क्लियर है? फिर इसी तरह से लिगेंड्स बेसिस होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और यही रीज़न है कि क्लास ए के लिगेंड हार्ड बेसिस कहलाए और क्लास बी के लिगेंड सॉफ्ट बेसिस कहलाए। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लें। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये 3 कॉलम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको भी एक बार आप अच्छे से कंपाइल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट? एक बार जब आपने ये सारा अच्छे से लर्न कर लिया उसके बाद आप पूरे चैप्टर को बहुत इंजॉय करोगे। ओके, तो अब हम आते हैं अपना थोड़ा सा इसमें आगे एक स्टेप और ले लेते हैं, और वो स्टेप हमारा ये है पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट। पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार संकल्पना। ओके, नोट करिएगा, पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट। पियर्सन ने क्या कहा? पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। पियर्सन का कठोर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार संकल्पना। ओके, तो पियर्सन ने क्या कहा? पियर्सन ने ये कहा कि ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पियर्सन ने जो क्लास ए मेटल को हार्ड एसिड कहा, क्लास एक बार लिख लेते हैं, चलो, क्लास ए मेटल को क्या कहा था? हार्ड एसिड कहा था ना बच्चों। और इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा बताइए? क्लास बी की मेटल को क्या कहा बताइए? सॉफ्ट एसिड। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा? क्लास ए के लिगेंड को बोलिए हार्ड बेस। ओके, देन क्लास बी के लिगेंड को क्या कहा? अपोजिट कर दीजिए, सॉफ्ट बेस। क्लियर है ना? तो अब पियर्सन का HSAB कंसेप्ट क्या कहता है? पियर्सन का HSAB कंसेप्ट हमसे ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बंध बनाना पसंद करता है। क्या वर्ड बोला मैंने? अ हार्ड एसिड प्रिफर टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस। गॉट इट? एंड a soft acid prefer to combine with a soft base। कि एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ ही बंधन बनाना पसंद करता है, और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्थायी होते हैं। These are stable complexes। Got it? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ऑपोजिट कर दें, क्या, एक हार्ड एसिड को एक बोलिए क्या सॉफ्ट बेस के साथ, और एक सॉफ्ट एसिड को हार्ड बेस के साथ जोड़ देंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा, या तो वो बनेगा नहीं, और अगर वो बनता है तो वो बहुत ही अस्थाई होगा। तो पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल रिपीट करिएगा, क्या, कि अ हार्ड एसिड प्रिफर टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस एंड ए सॉफ्ट एसिड प्रिफर टू कंबाइन विद अ सॉफ्ट बेस। एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ बंधन बनाना पसंद करता है, और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंधन बनाना पसंद करता है, और इस तरह से जो संकुल बनते हैं वो स्थायी होते हैं। क्लियर है? बोलो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, और फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पहली बार में ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में, लेकिन मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि एक बार आप इसको याद कर लीजिए, देन आप पूरा चैप्टर बहुत इंजॉय करेंगे, है ना। फिर से रिपीट करती हूँ, क्लास ए की मेटल हार्ड एसिड को रिपीट करो मेरे साथ साथ जल्दी से। H आयन, ओके, क्षार तथा क्षार मृदा धातु आयन, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, अर्ली मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट,
जिसमें कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +3 से ज़्यादा हो, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, ओके, देन टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, कोबाल्ट +3, आयरन +3 एंड क्रोमियम +3, जिनकी सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा हो, जिनका आकार छोटा हो, जो आसानी से द्रवित नहीं हो। क्लियर है? बोलो याद हो गया? अब हमने क्या याद किया था? क्लास बी की मेटल को हमने बहुत ही आराम से याद कर लिया था। कॉपर +1, देन सिल्वर +1, गोल्ड +1, तीनों एक साथ आ गई। फिर जिंक को हटा दो, कैडमियम +2, मरकरी +2, है ना। फिर निकल +2 को हटा दो तो पैलेडिनियम +2 और प्लेटिनम +2, राइट? क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था हार्ड बेसिस में वो जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन डोनर एटम हो। क्लियर है? बोलो, या ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन डोनर एटम हो, ठीक है। सॉफ्ट बेसिस वो जो इनके नीचे आते हो। नीचे कौन आ रहा है बताइए? सल्फर, जिनमें डोनर एटम सल्फर या फॉस्फोरस हो, है ना। अब आप कहेंगे क्लोरीन क्यों नहीं? क्लोरीन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी सॉफ्ट में भी आता है और कभी हार्ड में भी, है ना। तो बेटर है कि हम ये याद करें, सॉफ्ट बेसिस में फॉस्फोरस और सल्फर डोनर एटम वाले लिखें। क्लियर है? बोलिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं कल आपको एक कैटेगरी और बताऊंगी कि हार्ड और सॉफ्ट के अलावा एक और होती है कैटेगरी जो ना हार्ड होती है ना सॉफ्ट होती है, बल्कि बीच वाली होती है, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन एसिड्स एंड बॉर्डर लाइन बेसिस, सीमावर्ती अम्ल और सीमावर्ती क्षार। ओके बच्चों, तो आप प्लीज़ जब भी आए नेक्स्ट वीडियो में तो ये सब एक बार लर्न करके आए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।